एक डाउट है मैम कि जो इसके लिए ट्रीटमेंट होता है HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो क्या सेफ है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि महिला में कितने सिम्टम आ रहे हैं मेनोपॉज के। क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है चूंकि इसके बाद मेनोपॉज के बाद, तो उस वेट को फिर कैसे कंट्रोल करें? वेट को कंट्रोल करने के लिए वही आपको सारी एक्सरसाइजेज अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। आप वीकली अपना एक चार्ट बना लें, एक्सरसाइज चार्ट। आपने मैम जैसे डाइटरी इंटेक की बात की, तो क्या स्पेसिफिक डाइटरी चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे? मेनोपॉज में मसल लॉस होता है, मसल वीकनेस होती है, तो ऑफकोर्स आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। मैम हार्ट हेल्थ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज हार्ट हेल्थ पे काफ़ी रिस्क होता है, तो उसके लिए कैसे खुद को पहले से ही तैयार करें? कहते हैं लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन जब महिलाओं की बात होती है तो वो 40 के बाद अपने शरीर के अंदर हो रहे हार्मोन्स की एक जद्दोजहद से जूझ रही होती है। किसी के मूड स्विंग्स होने लगते हैं, किसी को नींद नहीं आती है, किसी के घर वालों को लगता है कि वो अचानक से चिड़चिड़ी हो गई। तो इन सभी परेशानियों की वजह क्या है और इनके क्या उपाय हो सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फिटनेस, वेलनेस एंड इनोवेशन। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हाड़ा। सबसे पहले हम मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंथन परिवार को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रोमा शर्मा हाड़ा, गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो वाकई बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल है जैसे कि ये फेस है ब्यूटीफुल। और आज के टॉपिक के बाद मैं एक छोटा सा मतलब एक टाइटल देना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेस ऑफ विमेंस। और हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो डाउनफॉल की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि आप इसको कैसे पावरफुल बनाएं। तो सबसे पहले मैम ये बताइए कि पेरीमेनोपॉज के क्या लक्षण हैं? चलिए अपन पहले मेनोपॉज से जानते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है, क्योंकि उसकी कुछ स्टेजेस रहती हैं। मेनोपॉज के पहले आता है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज। तो जो पेरीमेनोपॉज होता है वो यूजुअली क्या होता है, 3 से 4 साल का समय होता है महिला की लाइफ में, जो कि प्रॉपर महीने मतलब मेनोपॉज आने के पहले का टाइम होता है। इस टाइम में महिलाओं के स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन मिलते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन परिवर्तन तो उनकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जिसमें कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कभी भी ज़्यादा हो सकती है, कभी भी कम हो सकती है, कभी कभी बार बार आना हो सकता है। इन सभी के कारण महिलाएं सोचती हैं कि हाँ ठीक है, ये तो मेरा महीना जाने वाला है तो कोई बात नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है कि हमारी इंडिया के देश में महिलाएं इस चीज़ से गुजरती रहती हैं, मेंसेस आते रहते हैं, हैवी आते रहते हैं और एट द एंड वो बिल्कुल ही एनीमिक होके खून की कमी के साथ अपना फिर ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए निकलती हैं। तो ये कुछ मेनोपॉज के चेंजेस होते हैं पेरीमेनोपॉज से जो शुरू हो जाते हैं। फिर होता है मेनोपॉज, जो कि मेनोपॉज हम तब बोलते हैं कि जब किसी भी महिला में अगर लगातार 12 महीने तक उसको महीने नहीं आए तो वो उसका मेनोपॉज शुरू हो गया या फिर मेनोपॉज में वो लैंड हो गई है। एंड उसके बाद का समय जो रहता है वो पूरी लाइफ वो पोस्ट मेनोपॉज कहलाती है। हाँ, जैसे कि इसमें नाम में ही है कि इट्स पॉज मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन का पॉज लग गया है, बट आपकी लाइफ में पॉज नहीं लगा है। इसके आगे भी एक ब्यूटीफुल जर्नी है जी, जो कि आप आने वाली है। एक डाउट है मैम कि जो इसके लिए ट्रीटमेंट होता है HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो क्या सेफ है? क्या वो हर वुमेन को करवा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि महिला में कितने सिम्टम आ रहे हैं मेनोपॉज के। अगर हम सिम्टम की बात करें तो क्या अपन पहले सिम्टम डिस्कस करें? हाँ ठीक है, तो पहले सिम्टम्स अपन देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो पेरीमेनोपॉज से ही कुछ सिम्टम शुरू हो जाते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन था कि महिलाओं में उसकी मेंसेस की इरेगुलरिटी आती है। फिर उसके बाद जो आजकल बहुत कॉमन नाम है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या होता है, कुछ महिलाएं कहती हैं कि एकदम से मतलब माहौल अच्छा है, आसपास का ठंडा है, पर फिर भी मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, या फिर कभी कभी रात में उठ के उनको पसीना आता है, जो कि हम उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो ये उसका एक दूसरा सिम्टम है। तीसरा ये हो सकता है कि एकदम से रात में नींद खुल गई 2 बजे 3 बजे, फिर नींद नहीं लग रही है, तो स्लीपलेसनेस या स्लीप डिस्टर्बेंस, ये तीसरा सिम्टम है, जो कि पेरीमेनोपॉज स्टेज से शुरू हो जाता है, मेनोपॉज तक रहता है। उसके बाद कुछ मूड स्विंग्स, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। जो महिलाओं में 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, जैसे कि उसका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये अपने मेनोपॉज के टाइम
कम हो जाते हैं। मेनोपॉज हुआ ही इसलिए है, जैसे कि आपकी बॉडी एज करती है, एडवांस करती है, वैसे ही जो बॉडी के अंग हैं वहाँ से जो हार्मोन निकल रहे हैं, जैसे ओवरी है वो भी एज कर रहे हैं, तो हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो उनके इफेक्ट्स भी जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारे कुछ मूड डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे उस पर आ जाती हैं। हाँ, तो ये सारे सिम्टम्स महिलाओं में देखे जाते हैं, जिसमें कि हमने मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस तो बहुत कॉमन है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। अब इसके बाद इन महिलाओं में इसकी क्या मतलब कितनी टेंडेंसी आ रही है ये सिम्टम्स, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको खान पान से सुधारेंगे या फिर कुछ मेडिसिन से सुधारेंगे। तो अगर हम मेडिसिन से सुधारेंगे तो उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में HRT, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन थे वो कम हो गए हैं, जिनके कारण आपको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। अगर वो सिम्टम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं या आप उनसे बहुत परेशान, तो ऑफ कोर्स किसी भी विमेन को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट जो उसके डॉक्टर उन्हें लगता है कि अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, सारी चीज़ें सही हैं, तो ऑफकोर्स HRT शुरू करने में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, और ये महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा। बहुत सारे विमेन्स ऐसे होते हैं जो खुद मेरे पास भी आते हैं, जो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं और वो डरते हैं कि नहीं हमें कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं लेना है और ऐसा और वैसा साइड इफेक्ट होगा, ऐसा होगा, बट वो खुद ही एक साइड इफेक्ट से जूझ रही हैं। तो अगर वो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं और वो काफ़ी उससे सफ़र कर चुकी हैं, तो उन्हें आगे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने HRT दिया है, वो काफ़ी सेफ है, वो बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। और ये जितने भी मैंने सिम्टम आपको बताए ना, इसमें से कुछ सिम्टम तो ऐसे तरह कुछ टाइम के लिए रहते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस से, मूड स्विंग से अपने आप ही चले जाते हैं। बट हाँ, जब ये परेशान करते हैं तो आपको HRT लेना चाहिए। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि HRT कैन लीड टू few kind of cancers. No, actually that's what I'm saying कि अगर आप परेशान हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको समझेंगी कि आप उस लिए अप्रोप्रिएट हो कि नहीं। एंड HRT के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, किस पेशेंट में क्या फॉर्म का देना है वो डिपेंड करता है। प्लस आपको उसमें ऐसा भी नहीं कि आपको उसमें टैबलेट्स ही खानी पड़ेंगी, आप उसमें बहुत सारे टाइप के ले सकते हैं, जेल है, स्प्रे है, पैचेस आते हैं, वो सारे फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो क्या एक्सरसाइज के पैटर्न को भी बदलना चाहिए 40 के बाद, या सिंपल थोड़ा कार्डियो किया, वॉकिंग किया, इतना अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मेनोपॉज, जैसा कि मैंने बताया, इसमें ईस्ट्रोजन और ये हार्मोन सारे कम हो जाते हैं, तो आपका बॉडी का कुछ मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाता है, प्लस आपका एजिंग फैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो भी मेनोपॉजल लेडी होती है उनमें वेट गेन रहता है, मोस्टली वो सेंट्रल ओबेसिटी में जाता है, और मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट, ये सब फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, तो आप एक रिस्क उसमें आ जाते हो, रिस्क जोन में, कि आपको डायबिटीज भी हो सकती है, डेट इज शुगर, या आपको कोई हार्ट डिसीज भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों में आपको सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, बिकॉज क्या होता है, मेनोपॉज में आपकी मसल्स भी वीक हो रही हैं, क्योंकि जो मसल मास है जो कि प्रोटीन से बन रहा है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी हार्मोनल डिपेंडेंट होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। जब प्रोटीन भी नहीं बन रहा, बिल्डिंग एजेंट भी नहीं है, तो आपका सारा सब कुछ कम हो रहा है। तो डेट्स वाई आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग से नहीं होगी, आपको नॉर्मल के बदले ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज के बदले वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एंड ये एक्सरसाइज आप अपने लेवल से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। लाइक अगर आप कुछ स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग जो अपन एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि मेनोपॉजल लेडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मिनिमम 2 to 3 टाइम्स पर वीक के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, देन ऑफ कोर्स आपका जो मसल लॉस हो रहा है वो कम होगा, अलॉन्ग विद आपको इसमें डाइटरी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आपने मैम जैसे डाइटरी इंटेक की बात की, तो क्या स्पेसिफिक डाइटरी चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे? डाइटरी चेंजेस में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रोटीन से, क्योंकि मेनोपॉज में मसल लॉस होता है, मसल वीकनेस होती है। मसल मास लॉस मतलब कि प्रोटीन ही नहीं है जो कि हार्मोनल डिपेंडेंट होता है, उसका ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है, सिंथेसिस कम हो रही है। तो ऑफकोर्स आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। जो यूजुअल मतलब अगर कैलकुलेटरी टर्म्स में बोलें तो आपका दिन भर का 1 पॉइंट से लेके 2
ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको डेली इंटेक रखना रहता है। तो इसका कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने डाइटरी इंटेक में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो ऑफकोर्स न्यूट्रिशियस है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, तो आपको दिन भर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जो नॉर्मल है, दही हुआ, स्प्राउट्स हुए, पनीर हुआ, प्लस सोया हुआ, कुछ आप अपने मसालदानी के डब्बे में जो वाइट तिल होती है जिसको सीसम बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। एंड कैल्शियम की बात आई तो जो सेकंड अपन को इंटेक बढ़ाना है कैल्शियम का प्लस विटामिन डी। बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि मसल लॉस और मसल वीकनेस बढ़ रही है मेनोपॉज में, अलॉन्ग विथ उसमें हमारा बोन वीकनेस भी आ जाती है, तो जिसके कारण मल्टीपल फ्रैक्चर या थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरे और फ्रैक्चर हो गया, तो ये कंप्लेन आती है। इसलिए आपको प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम एंड विटामिन डी का इंटेक भी बढ़ाना है। तो वो हमारे घर के कैसी चीज़ों में मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप दिन भर में आपके इंटेक में आप 2 टीस्पून चिया सीड्स इन्वॉल्व कर लें, कुछ 1 मुट्ठी या 20 से 25 आलमंड्स इन्वॉल्व कर लें, और जैसे कि मौसमी सब्जियां हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, उसका जो गोभी के पत्ते हैं या मूली के पत्ते हैं, ये लाइक वेस्ट नहीं है इंडियन डाइट में, जो वीगन डाइट है। ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, उनको आप यूटिलाइज कर लें। विटामिन डी के लिए अगर आप थोड़ा सा सुबह 5 या 10 मिनट अपना सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप ले लें तो उससे इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है, एंड प्लस जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन सब के साथ आपको एडिक्वेट स्लीप रखना है। और आप इस सब चीज़ों में आपका बस ये है कि बॉडी और माइंड की कामनेस और ट्यूनिंग होना चाहिए। जहाँ आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपके सारे सिम्टम्स चले जाएंगे एंड आप इस फेज को एंजॉय करेंगे। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन, योगा, क्या वो भी? हाँ, जैसे हमने एक्सरसाइज की बात करी, जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस हो गए जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, फिर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गए, तो उसमें आप स्क्वेटिंग लगा सकते हैं थोड़ी सी देर की, कुछ भी, हाँ, लंजेस लगा सकते हैं, जैसे कि चेयर है, चेयर से आप पुशअप कर सकते हैं, वॉल से पुशअप कर सकते हैं। तो आपको अपना थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो मसल मास बिल्ड होगा। अलॉन्ग विथ आपको अपना माइंड को काम रखने के लिए, अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, और इन सब के साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। तो ये सब अगर आप डेली रूटीन में इन्वॉल्व रखेंगे तो आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल रहेंगे और आपकी ये जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी जाएगी। अच्छा, जनरली लोग 40 के पहले, मतलब महिलाएं ये करती हैं कि वो खाती कम है वेट को मेंटेन रखने के लिए और एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं, तो क्या यही फॉर्मूला आफ्टर 40 चलेगा? देखिए, आफ्टर 40 मैं ये जरूर कहूंगी कैलोरी इंटेक कम रखना है। दैट इज जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कम रखना है। शुगर इंटेक, हाँ, शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, इन सब को कम रखना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना कम खाना है। आप भले कम खाइए, पर उसमें आप देखिए कि आप कितना न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, कितना बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं। कम का मतलब मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप भले एक बाउल सैलेड ले लें, कुछ नट्स ले लें, उसके बदले में आपने बाहर का कुछ कम खाया, या चलिए रोटी कम खाई, सब्जी ज्यादा खा ली, तो वो कैलोरी इंटेक कम रखना है। ओवरऑल खाना कम नहीं करना है, बट बैलेंस्ड फूड आपको अपने पास रखना है। आप देखिए कि आपने क्या खाया, तो उसके चलते ये होगा कि आपका जो, भले आप कम खाएंगे और आपको कैलोरी इंटेक कम मिलेगा, देन आपको उतना ही आपका डिपोजिशन कम होगा, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हमको वो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा मेंटेन करना है, जो कि आप एक्सरसाइज से करेंगे, प्लस आपका कैलोरी इंटेक आपको कम रखना है। और मसल रिकवरी के लिए फिर आप क्या सजेस्ट? मसल रिकवरी के लिए पहले तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, अपने आप को थोड़ा फिजिकली एक्टिव बनाइए, क्योंकि मोस्टली महिलाएं अपने आप को इस मतलब अपना माइंड से सोच लेती कि लाइक वी आर गोइंग टुवर्ड एजिंग, बट आपकी एजिंग नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपकी माइंड से एजिंग हो रही है ना। तो आपको सबसे पहले तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। अगर आप वाकई इतने फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्टिव हैं जिसके लिए आपको रिकवरी की जरूरत है, तो ऑफकोर्स चूंकि हमारा मसल मास कम है, उसको हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, तो रिकवरी भी थोड़ा धीरे धीरे होती है। बॉडी एक्स वगैरह ये सब रहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, अगर कुछ आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 2 से 3 बार ही करें हफ्ते में। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके 5 से 10 मिनट स्लो वॉक करके अपने आप को कूल डाउन करें। एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक लें। अगर आप वाकई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो भले फैंसी प्रोटीन डाइट ना लें, बट आपका घर का जो प्रोटीन जो मैंने बताया वो लें।
तो इससे आपकी धीरे धीरे रिकवरी होएगी। और रिकवरी के लिए ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि आप अपना धीरे धीरे स्टार्ट करें, भले ही दिन भर का 10 मिनट करें पर कंटिन्यूटी रखें, उसको एकदम से इंटेंस फॉर्म पे ना जाए। और जो ब्रेन फॉग होता है जनरली कि आपकी मेमोरी जो है वो वीक होने लगती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल? उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन इस ध्यान करेंगे तो आपका बॉडी और माइंड एक ही एक्सिस में चलेंगे, आप अपने बॉडी से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी से आपका रहेगा। और ये सारी चीजें जो रहती हैं बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं। अगर आप अपने आप को वो उस हावी होने देंगे उसको अपने आप पर, तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं रह रहा है। बट अगर आप अपने आप को मेडिटेट रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि ये है सोशल नेटवर्किंग जो जरिया हमारा भी है, उसमें आप रखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगेगा। और ये सब जो फॉरगेटफुलनेस है ये सब आपको परेशान नहीं करेगी। मैम ये बताइए कि आफ्टर 40 क्या कीटो डाइट या इंटरमीडिएट फास्टिंग सेफ है? नहीं, सेफ तो क्या बोले कि रिक्वायर्ड ही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है चूंकि इसके बाद मेनोपॉज के बाद, तो उस वेट को फिर कैसे कंट्रोल करें? वेट को कंट्रोल करने के लिए वही आपको सारी एक्सरसाइजेज अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। आप वीकली अपना एक चार्ट बना लें, एक्सरसाइज चार्ट। उसमें किसी दिन आप वही वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज रखें, किसी दिन योगा रखें, किसी दिन स्ट्रेचिंग रखें, किसी दिन नॉर्मल ब्रिस्क वॉक रखें। इन्हीं से आपको कंट्रोल। लेकिन मैंने देखा है कि कई विमेन इससे भी परेशान है कि वेट फिर भी उनका नहीं कंट्रोल में आता है, तो इवन इफ दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। जब तक ये चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं तब तक हम ये सारे चीज़ें करते हैं। जब वो ऐसी स्टेज में हो गई है जहाँ पर हमको कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स आपको विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर को। आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेनोपॉज में कभी कभी जो हमने मेटाबॉलिज्म की बात करी कि इंसुलिन भी इंसेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि आप प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज के लिए। कहीं आप उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो ईस्ट्रोजन होता है वो अपने जो बॉडी के जो अच्छे जो गुड फैट होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन कम हो गया तो जो गुड फैट है जैसे कि HDL वो कम हो जाते हैं, जो बैड फैट है जैसे कि LDL और ट्राइग्लिसराइड वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव है ही नहीं, तो आपको हेल्प लगेगी डॉक्टर की। एंड देन आपको चेकअप कराना चाहिए कि कहीं आपका ये सारी चीज़ें तो नहीं बढ़ रही हैं, कहीं आप शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं जो आपका ये वेट बढ़ रहा है। और अगर LDL मान लीजिए बढ़ा हुआ आया है, जो कि थोड़ा ही बड़ा है जो नॉर्मल रेंज है उससे, तो क्या डायरेक्ट मेडिसिन पे जाना चाहिए? नहीं, ऑफकोर्स अगर थोड़ा बड़ा है और आप इतने कॉन्शियस हैं, आप इतने अवेयर हैं, जो कि ऑफकोर्स मुझे लगता है इस वीडियो के बाद लोग होंगे अवेयर, तो अगर आप उसको 1 से 2 हफ्ते अगर आप अपने आप को स्ट्रिक्ट किसी डाइट और एक्सरसाइज चार्ट पे फॉलो करेंगे और उसके बाद इसमें कंट्रोल आ रहा है, तो आप विदाउट मेडिकेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब मैम ये बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे मेडिकल चेकअप्स हैं जो मेनोपॉजल वुमेन को कराना ही चाहिए? हम अगर रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कुछ ब्लड टेस्ट से शुरुआत करें, तो जैसे कि अभी मैंने बताया लिपिड प्रोफाइल हो गई, शुगर प्रोफाइल हो गई, आपका कितना बॉडी में कैल्शियम है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इन सब के साथ साथ आपके बोन हेल्थ के लिए भी जो एक स्कैन होता है जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, जो कि बोन का देखता है कि उसमें कितना कैल्शियम है, कहीं ज़्यादा लॉस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको रूटीनली करवानी चाहिए। अगर आप ये रूटीन जो है बेसिक वाले, अगर आपके ये सारे ब्लड पैरामीटर अच्छे हैं, बोन हेल्थ अच्छी है, तो फिर ऑफकोर्स आपको हाई लेवल जैसे कि कुछ जो हार्ट भी चेंजेस आते हैं उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये लिपिड और ये सब मेंटेन है तो। मैम हार्ट हेल्थ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज हार्ट हेल्थ पे काफ़ी रिस्क होता है, तो उसके लिए कैसे खुद को पहले से ही तैयार करें कि कोई किसी तरह का रिस्क ना हो बाद में? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मेनोपॉज में 2 ही हार्मोन के शब्द आप बार बार सुनेंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो उसमें जो हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है वो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हार्ट हेल्थ भी है। जैसे कि हार्ट हेल्थ में क्या होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो हमारा पूरा वस्कुलेचर सिस्टम होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। उसमें जो हमारे टर्म में बोलते हैं इन्फ्लामेशन, उसको कम करता है। तो जैसे ये शरीर में कम होने लगते हैं तो वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो एक रिजिड हो जाता है। एक रिजिड पाइप होगा तो वहाँ से फ्लो भी अच्छा नहीं होता, वो डायलेट भी अच्छे से नहीं होता। तो जो महिलाएं हैं वो हाइपरटेंशन के लिए प्रोन हो जाती हैं। तो
प्लस जिसको हम बोलते हैं कि अटैक कैसे आता है किसी भी पेशेंट में, क्योंकि उसकी जो वेसल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ प्लाक्स, हाँ, कुछ फैट डिपॉजिट हो जाते deposit हैं हुआ। और वो रिजिड बन गई। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बन के हार्ट डिसीज़ कराती हैं। तो इसलिए महिलाएं हार्ट डिसीज़ की तरफ प्रोन हो जाती हैं मेनोपॉज के बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर जैसे आपने बोला पहले से क्या करें, तो सबसे पहले तो यही है कि ये स्टेज जब आ रही है तो उसके पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये आने वाला है और मैं इसको अच्छे से एक्सेप्ट करूँगी। फिर इसके बाद आपको अपना ये एक इतना अच्छा फेस है ना जिसमें आप अपना मी टाइम निकाल सकते हैं। यू कैन लिव फॉर योरसेल्फ। जो बिल्कुल रेस्टलेसनेस रहती है यूथ की, आप एक अच्छे काम और एलिगेंस फेस में जा रहे हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयरनेस रखेंगे उसमें कि अपना आपका डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, आपके रेगुलर चेकअप्स हो गए, और ये सारी चीज़ें आप मिला के अगर रखेंगे तो आप कभी भी ऐसे हार्ट डिसीज़ की तरफ नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आपकी कोई अदर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई वाकई ऐसी कुछ डिसीज़ आपकी फैमिली में नहीं है जो आपको हो सकती है। तो नॉर्मल महिलाओं में मेनोपॉज में अगर आप शुरुआत से ये करके रख रहे हैं तो एकदम से हार्ट डिसीज़ नहीं होती है। नहीं, जैसे मैम जीन्स कितना काम करते हैं? अगर आपके जीन्स में मान लीजिए कि हार्ट इश्यूज आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहे हैं या डायबिटीज रहा है, तो आपको क्या वो आपके ऊपर भी आना ही है? देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है और जो कि फर्स्ट रिलेटिव की है, जैसे कि आपके मम्मी पापा की तरफ से, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर इसमें ये भी हम ऐड ऑन करेंगे कि अगर आपने जो मेनोपॉज को एक्सेप्ट करा है और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयरनेस रखी है, तो इस चीज़ को आप बहुत ओवरकम कर लेंगे। तो ये जो जेनेटिक जो आपका पास ऑन है, आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। मैम, ये जो हार्मोन्स का रोलर कोस्टर है, ये गट हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालता है और उसके लिए कैसे अवेयर ध्यान रखें? गट हेल्थ पे ऑफ कोर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि जब तक हम एक अच्छी फेज़ में हैं, जब तक हम हार्मोन्स मतलब पेरीमेनोपॉज या उसके पहले की स्टेज में हैं, तो जैसे कि हार्मोन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी गट के ही थ्रू मेटाबोलाइज होने वाला है। तो अगर इसमें कुछ ऐसे माइक्रोबायोम होते हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, अगर वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल रहा है तो ही उसका प्रॉपर लेवल ब्लड में जाएगा और आपके सारे सिम्टम कंट्रोल में रहेंगे। कभी उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी बॉडी में वो हार्मोन एक्सेस में हो जाएगा और आपको उसके एक्सेस वाले साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग वगैरह। कभी उसका मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो वो आपकी बॉडी में, डेट मीन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में कम रहेगा, तो आपको उसको जो हाइपोएस्ट्रोजेनिक फेज जो हमारे मेडिकल टर्म है, उसके कम होने के कारण जो आपको इफ़ेक्ट्स आएंगे वो आ जाएंगे। तो ये गट से ही सब कुछ चल रहा है। जो एक आम एक टर्म है ना, जैसे कि दिल और दिमाग का रास्ता पेट से ही होते जाता है, तो ये वही है। तो अगर हम अभी आज हार्मोन की बात कर रहे हैं मेनोपॉज से रिलेटेड, तो जो नॉर्मल स्टेज है अपने पेरीमेनोपॉज के पहले की, अगर उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है तो ऑफ कोर्स आपके सारे सिम्टम जो नॉर्मल हैं मतलब वो नहीं आएंगे। एंड ऐसा ही होता है कि मेनोपॉज के बाद भी कुछ गट हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी को गैस बन रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो उस टाइम भी क्या होता है कि कुछ नेचुरल माइक्रोबायोम से मेरा मतलब है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे गट में, हमारे बॉडी में होना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वही हमारे डाइजेशन में या बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होता है ना, तो माइक्रोबायोम में भी बहुत चेंज आ जाता है, वो भी कम हो जाते हैं। वो कम हो जाते हैं तो जो आपकी गट हेल्थ है उसमें जो एक गट की लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस डिस्टर्बेंस के कारण कुछ इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके कारण कुछ हमारा जो एक मैकेनिज्म है कि गट जो होती है वो थोड़ी लीकी हो जाती है। तो आपके पेट में खाना पूरे टाइम पड़ा रहता है, फूलता है, आपको पेट भारी भारी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन और गट हेल्थ ऑफ कोर्स रिलेटेड हैं। तो बस इन सब चीज़ों के लिए वही है कि अगर आपने शुरू से अपना थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस रखी है, आपने अपना, आपको पता है कि आपको ये फेस को एक्सेप्ट करना है और फेस करना है, तो ऑफ कोर्स अगर आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी हैं इन्वॉल्व जो कि इस हार्मोन के लेवल को मेंटेन करती हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब वो जो कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, तो वो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। हाँ, अब एक मैम ये बता दीजिए कि वार्निंग साइंस क्या है कि पोस्ट मेनोपॉजल विमेन जो है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए उसको लेके? हाँ, हम उसको रेड फ्लैग साइंस भी बोल सकते हैं। और ये कुछ ऐसे साइंस है कि इसको हमें नज़रअंदाज ना करते हुए इन पे थोड़ा ध्यान देना है, और अगर कुछ परेशानियां आपको लग रही तो आपको विजिट करना है।
तो उसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि जो मैंने डेफिनेशन बताई थी मेनोपॉज की, कि 12 महीने किसी लेडी में महीने नहीं आए, दैट मीन्स वो मेनोपॉज में लैंड हो चुकी है। अब जब लेडी मेनोपॉज में लैंड हो चुकी है, उसके बाद उसको मेंसेस नहीं आते, बट किसी किसी महिलाओं में कुछ ब्लीडिंग होती है जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। ओके। तो वो एक अलार्मिंग साइन है, एक रेड फ्लैग साइन है। अगर आपको वो हो रहा है तो उसको ऑफकोर्स आपको रूल आउट कराना है कि ये कुछ नॉर्मल कारणों से हो रहा है या वाकई इसमें कुछ ऐसा है कि हमें उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना है, क्योंकि ये ऑफकोर्स कुछ महिलाओं में ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके 12 महीने चला गया महीना, डेट मीन्स वो अब नहीं आएगा। आया है तो या तो 1-2% लोगों में कुछ नॉर्मल रीजन से आया या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी। एक ये रेड फ्लैग साइन हो गया। दूसरा जो हमने इसके सिम्टम्स की बात की थी, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, ये कुछ महिलाओं में ऑफकोर्स 75 महिलाओं में देखा गया है कि मिलते ही हैं और 2 से 3 साल रहते हैं, देन अपने आप कम हो जाते हैं। बट अगर किसी महिलाओं में ये इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत एंजाइटी में जा रही हैं, तो फिर आपको उसको टालना नहीं है कि अरे ये तो मेरा मेनोपॉज चल रहा है इसलिए मैं चिड़चिड़ा रही हूँ। नहीं, फिर आपको उसके लिए अपने डॉक्टर से विजिट करना है। फिर तीसरे कुछ रेड फ्लैग साइन हो गए कि जैसा यूट्रस जो होता है महिला में, यूट्रस और जो ब्रेस्ट होता है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लम्प फील हो रहा है ब्रेस्ट में, या कुछ आपको अपने नीचे का जो पेड़ू कहलाता है, जो लोअर एब्डोमिनल जो पेल्विक होता है, वहाँ आपको कुछ मास फील हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको विजिट करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जरा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, तो आपको विजिट करना है। डैट ये सारे हमारे रेड फ्लैग साइन है जिसके लिए हर पोस्ट मेनोपॉजल लेडी को ध्यान रखना है और चेकअप कराना है। आपको इस फेज से घबराना नहीं है और एजिंग नहीं बल्कि ग्रेसफुल एजिंग करना है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होना है। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।